हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन है हमारा टॉप 15 ऐसी मैं वोकैबुलरी वर्ड लेकर आया हूं जो कि बजट से जुड़ी हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आप इकोनॉमिक बेस्ड कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो आपको वो वाली वोकैबुलरी जरूर मिलती है, तो बेटर है कि आपको वो आनी जरूरी है ना। तो आइए वन बाय वन जानते हैं। तो हमारी वोकैबुलरी सीखने के लिए दोस्तों हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे यहां से। पहला वर्ड है और वर्ड के साथ साथ मैं दो तीन एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला टर्म है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पूरा टर्म है, नाउन की तरह यूज होता है। ये होता क्या है? एक गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी इन मैनेजिंग इट्स मनी इंक्लूडिंग स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। कितना कैसा खर्च करना है और क्या टैक्सेशन होगा, इसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। राजकोषीय नीति इसे हिंदी में कहा जाता है। अब अगर इसका सिनोनिम बनेगा तो क्या बनेगा? बजटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल पॉलिसी। और इसका इंटोनिम बनेगा तो क्या बन जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कुछ अलग होता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को मैंने अलग से लिखा है तो आपको समझ में आएगा। द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, एक सेंटेंस यूज देखेंगे। गवर्नमेंट का जो फिस्कल पॉलिसी है वो फोकस करती है, फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। इस पर फोकस करती है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम रहे, यानी महंगाई जो है कम रहे। फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल ऐसे हुआ। दूसरा टर्म दोस्तों आपके सामने आता है रेवेन्यू रिसीट्स। मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगा। रेवेन्यू रिसीट्स, इसे रिसीट कहा जाता है, रिसिप्ट नहीं कहते, रिसीट्स। सो रेवेन्यू रिसीट्स नाउन की तरह यूज होता है, विच मींस इनकम। वो इनकम जो रिसीव हो रही है बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज। टैक्सेस और अदर सोर्सेस से जो इनकम रिसीव हो रही है उसी को हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। हमने इसको इनकम रिसीट्स भी कहते हैं, इसको फिस्कल रिसीट्स भी कहते हैं। दोनों सिनोनिम हो गए। इंटोनिम क्या बनेगा? जो होता है कैपिटल रिसीट्स। अब यानी कि अंतर होता होगा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में। तो ये आपके सामने रेवेन्यू रिसीट्स का एग्जांपल समझते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स आर क्रूशियल। रेवेन्यू रिसीट्स इंपॉर्टेंट है फॉर फंडिंग द नेशंस पब्लिक सर्विसेज। नेशन की पब्लिक सर्विसेज को फंडिंग करने के लिए जरूरत क्या? रेवेन्यू रिसीट्स का होना। ऐसे करके आपने इसका एग्जांपल समझ लिया। अब वही कैपिटल रिसीट्स आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, मैंने लिखा हुआ है। कैपिटल रिसीट्स आ गया, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब हो गया इनकम जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा इनकम जनरेट हो रही हो थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। अब जैसे इससे पहले हम लोगों ने देखा था रेवेन्यू रिसीट्स, उसकी डेफिनेशन में क्या था? टैक्सेस से और अदर सोर्सेस से जो इनकम आ रही है। अब यहां से क्या है? जो इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो लोन दिए हुए हैं और अदर नॉन रिकरिंग सोर्सेज हैं, वहां से जो इनकम आ रही है दैट इज कैपिटल रिसीट्स। इसे कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। अब आप इसको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ये भी कह सकते हो सिनोनिम में, लोन इनकम भी कह सकते हो, और जिसका इंटोनिम बन गया क्या बन गया? रेवेन्यू रिसीट्स। आप समझ गए, रेवेन्यू रिसीट्स इसका इंटोनिम बन गया। द सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, गवर्नमेंट एसेट्स की जो सेल है कंट्रीब्यूटेड टू द ईयर्स कैपिटल रिसीट्स, उसी ने ईयर की कैपिटल रिसीट्स में और कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि जो सेल हुई, सेल से जो पैसा आया, कैपिटल रिसीट्स ऐसे करके यूज हो गया। अब टर्म आया दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। मॉनेटरी पॉलिसी हमारा टर्म रहा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट आपका दो टर्म है, दोनों से देखो। फिस्कल तो मतलब फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड बात है। डेफिसिट का खुद का मतलब क्या हो जाता है? किसी भी चीज में जैसे कमी आ गई, घाटा हो गया, उसे हम कह देते हैं डेफिसिट। अब ये दोनों का टर्म पूरा ध्यान से सुनना, दोनों एक साथ यूज होता है तो मतलब क्या बनता है? द अमाउंट बाय विच अ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर्स एक्सीड। एक वो अमाउंट जिसके जरिए गवर्नमेंट का जो खर्चा है, खर्चा तो बढ़ जाता है, द रेवेन्यू, किससे? उस रेवेन्यू से जो आ रहा है कम, खर्चा हो रहा है ज्यादा, देन इट जनरेट्स, यानी रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है, यानी कि रेवेन्यू जो आ रहा है वो कम आ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का ये फिस्कल डेफिसिट हो गया। इसको हम कह देते हैं राजकोषीय घाटा हो गया, है ना। इसको बजट का डेफिसिट भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल शॉर्टफॉल भी कह सकते हैं, दोनों सिनोनिम बन गया। और फिस्कल सरप्लस होता है, यानी कि रेवेन्यू जो आ रहा है और खर्चा लेकिन हो रहा है कम, रेवेन्यू आ रहा है ज्यादा, तो फिर वो आपका फिस्कल में सरप्लस हो जाता, वो इंटोनिम हो गया, है ना। ए लार्ज फिस्कल डेफिसिट, एक बड़ा फिस्कल डेफिसिट कैन लीड टू इंक्रीज्ड पब्लिक डेट, तो उसकी वजह से पब्लिक डेट बढ़ सकता है, यानी कर्जा बढ़ सकता है। डीईबीटी इसे डेट कहते हैं, डेप्ट नहीं कहते, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन भी आप सीख गए हैं। अगला आ जाता है दोस्तों वर्ड प्राइमरी डेफिसिट। जैसे फिस्कल डेफिसिट था, ये प्राइमरी डेफिसिट, विच मींस द फिस्कल डेफिसिट ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होना। फिस्कल डेफिसिट तो समझ गए ना? द फिस्कल डेफिसिट ऑफ अ गवर्नमेंट
एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो डेफिसिट जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दिया जाए ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट, जो अभी डेट बचा हुआ है उस पर, तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो गया। इसको हम बेस डेफिसिट भी कह सकते हैं, इसको हम इनिशियल डेफिसिट भी कह सकते हैं, दोनों सिनोनिम हो गया। और टोटल फिस्कल डेफिसिट जो वर्ड होगा इंटोनिम बन गया। द प्राइमरी डेफिसिट गिव्स अ क्लियरर पिक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट्स फिस्कल पोजीशन। जो प्राइमरी डेफिसिट है वो एकदम साफ पिक्चर देती है किसके बारे में, और साफ पिक्चर देती है गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन के बारे में, माइनस द डेट ऑब्लिगेशन, जो डेट ऑब्लिगेशन है उसको हटाकर। तो ये हमारा बन गया वही प्राइमरी डेफिसिट के बारे में एक एग्जांपल लेकर हम लोगों ने से समझ लिया। अब इसमें दोस्तों खर्चे की बात आती है डेफिसिट के अलावा। पहला खर्चा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टर्म यूज हो गया, एक्सपेंडिचर खर्चा और रेवेन्यू। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डे टू डे आइटम्स, जो गवर्नमेंट डे टू डे आइटम्स पर खर्चा करती है, लाइक सैलरीज, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। तो सिनोनिम हमने लिखा तो क्या हो गया? ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। यही क्या हो गया? रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि बार बार होते हैं, ये दोनों सिनोनिम बन गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ऐसा नहीं हुआ, यानी कुछ एक बार में हो गया, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए हो गया, लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे तो इसका इंटोनिम बन गया। द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट, गवर्नमेंट के बजट का जो मेजॉरिटी है इज अलोकेटेड, वो अलोकेट होती है टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। किसको? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें एलोकेट हो जाती है। अब आ गया दोस्तों वही कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई बार आपने शॉर्ट में किपेक्स पढ़ा होगा, जब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें आता है ना, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में किपेक्स कह देते हैं। हमने देखा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का खर्चा ऑन अक्वायरिंग, अक्वायर किया है किसी को, उसमें मेंटेन करने में फिक्स्ड एसेट्स को, जैसे कि कोई बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, तो इस पर जो खर्चा हो रहा है उसको हम बोल देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, इसको हम एसेट बिल्डिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एसेट बिल्डिंग एक्सपेंसेस। और ऑपोजिट क्या बन गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना कि नहीं? हमने देखा द न्यू हाईवे प्रोजेक्ट जो है इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है ना? बढ़िया सीखते जा रहे हो कि नहीं मेरे को बता देना है। कहने को 15 है वर्ड, लेकिन 15 ना होकर आपको सीखने को इतने सारे वर्ड मिलेंगे। अगला वर्ड है दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि इन्वेस्ट करना तो आपने पैसा लगाया, डिसइन्वेस्ट कर देना तो हटा दिया उसमें से पैसा। कहने का मतलब द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एसेट्स, जिस एसेट को आपने सेल करना शुरू कर दिया स्पेशली बाय द गवर्नमेंट, सच एज जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी पब्लिक के जितनी भी कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया, वही आपका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। इसी को हम दोस्तों डाइवेस्टिट्यूचर भी कहते हैं, या इसी को हम एसेट सेल भी कहते हैं। दोनों आपके सिनोनिम हो गए। इन्वेस्ट करना, एक्विजिशन करना, बोथ आर एंटोनिम्स। The government's disinvestment plan includes selling stakes in several large companies. तो गवर्नमेंट के disinvestment plans में ये सब इंक्लूड है, जिसमें सेल करना है स्टेक्स का इन सेवरल लार्ज कंपनीज में, ये सेल करना आ जाता है। तो ये हमारा हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, ये आपका नाउन की तरह ऐसे करके यूज हो गया। अब आ गया दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी। ये वर्ड रह गया था ना मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में। अब आ गया मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है? द प्रोसेस by which a government or central bank manages the supply of money and interest rates, जिस प्रोसेस से ये मैनेज करते हैं सप्लाई ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट्स को, वही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। उसी को हम फाइनेंशियल पॉलिसी, इसी को हम मनी पॉलिसी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी अब इसका एंटोनिम हो गया, वहां फिस्कल पॉलिसी का एंटोनिम मॉनेटरी पॉलिसी था। ऐसे करके दोस्तों आपने ये ध्यान रखा। द सेंट्रल बैंक ईज्ड मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा आसान कर दिया टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी और एनकरेज हो पाए, आगे बढ़ पाए। अगला वर्ड है दोस्तों कंटिंजेंसी फंड। वैसे तो कंटिंजेंसी का मतलब हो जाता है इमरजेंसी, है ना? अब कंटिंजेंसी फंड पूरा टर्म है विच मींस ए रिजर्व फंड, रिजर्व में रखा हुआ कुछ पैसा, कुछ फंड फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए, न जाने कब कौन सी जरूरत पड़ जाए देश को, उस एक्सपेंसेस के लिए, ऐसी इमरजेंसीज के लिए जो पैसा लगा बचा हुआ है, उसी को ही हम कंटिंजेंसी फंड कहते हैं। इसी को इमरजेंसी फंड कहते हैं, इसी को रिजर्व फंड कहते हैं। बोथ आर सिनोनिम। जो रेगुलर बजट है वो आपका दूसरा दोस्तों इसका एंटोनिम बन गया। The government used the contingency fund to deal with the natural disaster. नेचुरल डिजास्टर से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या यूज किया? कंटिंजेंसी फंड का इस्तेमाल किया। ऐसे करके इसका इस्तेमाल हो गया। अगला एक कस्टम्स ड्यूटी। एसएससी का एग्जाम देकर
आप कस्टम्स डिपार्टमेंट में कस्टम्स ऑफिसर बनते हैं, वो कस्टम्स यही है, कस्टम्स ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है इस टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में। ए टैक्स एक ऐसा टैक्स जो इंपोज होता है ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होता है कोई सामान का, उस पर जो टैक्स लगता है उसी को हम कस्टम्स टैक्स कहते हैं, इसी को हम टैरिफ भी कहते हैं, इसी को हम इंपोर्ट टैक्स भी कहते हैं, बोथ आर सिनोनिम। और जो सब्सिडी है, टैक्स नहीं ऊपर से पैसा और दे रहे हो आप, ये आपका एंटोनिम बन गया। The increase in customs duty में जो increase है on electronic goods will impact the prices, ये उनके prices को impact करेगा। ऐसे करके इसका इस्तेमाल हो गया। अगला है एक्साइज ड्यूटी। ये ड्यूटी, ये भी टैक्स है, ये एक्साइज ड्यूटी विच मीन्स एक ऐसा टैक्स लेवीड ऑन सर्टेन गुड्स एंड कमोडिटीज। वो कुछ ही गुड्स और कमोडिटीज पर लग रहा है, और वो जो गुड्स एंड कमोडिटीज पे लग रहा है वो प्रोड्यूस एंड सोल्ड, या तो प्रोड्यूस या फिर बेची जाती है विद इन अ कंट्री। अब ये वैसा तो नहीं है कि वहां से लेकर आ रहे हैं बाहर से, उस पर लग रहा है, तो जो बाहर से लेकर आ रहे हैं वो कस्टम्स ड्यूटी हो गई, और जो अपने अंदर ही अंदर लग रहा है वो एक्साइज ड्यूटी हो गई, उत्पाद शुल्क हो गया। इसको हम प्रोडक्शन टैक्स कह सकते हैं, इसको कमोडिटी टैक्स कह सकते हैं। एंटोनिम में मैंने यहां लिख दिया, इनडायरेक्टली कह दोगे, डायरेक्टली कोई बन नहीं रहा था, सेल्स टैक्स हम लोगों ने लगा दिया ऐसे करके, एक तरीके सेल्स टैक्स आप इसका एंटोनिम लगा सकते हो। अब कहने को तो लगाने को आप उसको एंटोनिम बना सकते हो, एक्साइज ड्यूटी का एंटोनिम कस्टम्स ड्यूटी, बट नॉट एग्जैक्टली नहीं लग सकता, लेकिन हाँ समझने के लिए कर सकते हो। तो एग्जाम में कभी ऐसे करके एंटोनिम तो नहीं बनेगा, बस आपको समझने के लिए वर्ड मैंने बता दिए। द गवर्नमेंट रेज्ड द एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स पर, ऐसे यूज हो गया। अगला है बैलेंस्ड बजट। एक ऐसा बजट जो बैलेंस्ड है, नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा बजट इन विच रेवेन्यूज जो है आर इक्वल, वो बिल्कुल इक्वल हो एक्सपेंडिचर्स के, जो आपके खर्चे हैं खर्चे के बराबर ही रेवेन्यू है, तो लीविंग नो डेफिसिट, इसमें कोई भी डेफिसिट नहीं है, घाटा नहीं है, ये हो गया बैलेंस्ड बजट। फायदा भी नहीं है, घाटा भी नहीं है, संतुलित बजट हो गया। इसको हमने बोला इक्विलिब्रियम बजट भी बोल सकते हैं, इसको ब्रेक इवन बजट भी बोल सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो डेफिसिट बजट हो गया, जैसे घाटे वाला बजट हो गया। अचीविंग अ बैलेंस्ड बजट इज अ की गोल, ये एक मेन गोल है फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, ये ऐसे करके इस्तेमाल हो गया बैलेंस्ड बजट। दूसरा आया यूनियन बजट। इसका तो आप लोगों ने वीडियो भी अभिजीत सर ने स्पेशली बनाया था, डिफरेंस बिटवीन यूनियन बजट एंड इंटरिम बजट, है ना। तो यूनियन बजट क्या है, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्रीज एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स जो प्रेजेंट किया जाए बाय द गवर्नमेंट, वही आपका यूनियन बजट है ना। अब यूनियन बजट को हम फेडरल बजट भी कह सकते हैं, नेशनल बजट भी कह सकते हैं। इसका इंटोनम कहेंगे तो फिर स्टेट बजट कह सकते हो आप, मतलब आप इसका इंटोनम में आप वो मत लगाना कि इंटरिम बजट हो गया, इंटोनम नहीं, वो बस एक टाइप है। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ही इंटरिम बजट जो इस बार आया, तो आप जानते हैं जो बजट टेम्पररी बेसिस पर हो, टेम्पररी बजट, ये टेम्पररी बजट ही था, यूजुअली पास होता है बाय द गवर्नमेंट इन एन इलेक्शन ईयर में, तो ये इलेक्शन ईयर ही तो है 2024 वाला, तो इसको हमने लिखा प्रोविजनरी बजट, प्रोविजनल बजट जो टेम्पररी होता है, दूसरा टेम्पररी बजट। एंटोनम क्या हो जाएगा इसका, फुल बजट एंटोनम हो जाएगा। The government announced an interim budget, गवर्नमेंट ने एक इंटरिम बजट अनाउंस किया बिफोर द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, आगे आने वाले जनरल इलेक्शन से पहले, तो ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। चलो, ये हो गए हमारे सारे के सारे वर्ड। आप मुझे बताएंगे कैसा लगा आप सब लोगों को सीख कर, बढ़िया लगा अच्छा तो मुझे बताना, जी सर बिल्कुल बढ़िया लगा। अब आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आज का सेशन ये वाला अच्छा लगा है तो मुझे आप सबसे चाहिए एक लाइक बटन पर प्रेस, एक लाइक बटन पर प्रेस आप सबसे चाहिए, एक प्यारा सा लाइक बटन पर प्रेस। अब सुनेंगे, रेगुलरली आपको वोकैबुलरी सीखनी है, रीडिंग सीखनी है, तो दोस्तों आपको डेली ये सेशन जरूर देखना है, जो कि सुबह 7 बजे होता है। कल हम लोग का 1 फरवरी था, वो वाला सेशन हो गया, आज 2 फरवरी का भी सेशन हो गया। ऐसे आप इस वीडियो को जब भी देख रहे होंगे तब इस सेशन होगा। डेली सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ाता हूं, एडिटोरियल को आप पढ़िए। मैं आपको इतनी अश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर आपने 30 दिन लगातार पढ़ लिया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, और 2 चीजें इंप्रूव हो गई तो आपका इंग्लिश का 80% हिस्सा इंप्रूव हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, एक बार करके देखिए, 2 दिन में ही आपको फर्क दिखेगा। आप आइए, पढ़िए, सीखिए। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो दोस्तों अनअकैडमी पर एक फाउंडेशन बैच चलता है, जो सारी टीचर्स की क्लासेस का टाइमिंग देखो दोस्तों ये लिखा हुआ है, और ये फाउंडेशन का टाइमिंग है
और ये साथ में दोस्तों एक मेंस का बैच भी चलता है, आप सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो एक बार अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, है ना। और अभी फिलहाल जो अगर आप आओगे और फाउंडेशन पढ़ना चाहते हो, दोपहर 2 बजे इसकी क्लास होती है, आप आइए। कोर्स का नाम है एडिटोरियल 365 बैच 2.0, ये है इस कोर्स का नाम। आप दोस्तों इसमें आकर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको मेंस पढ़ना है तो मेंस में 2.0 नहीं, 2 ही बैचेस चलते हैं, मेरी प्रोफाइल में आकर एनरोल कर लेना। इसके लिए अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना दोस्तों 1 साल का। जब आप सब्सक्रिप्शन लेने आओगे, इस कोड का इस्तेमाल करना AVP, तो आपको दोस्तों डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसका बेनिफिट उठाइए आप सारे के सारे बच्चे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताना। बाकी सेशनों को दोस्तों खत्म करते हैं हम आज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।